बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वो मैं उसकी बैटरी लगाना अटैच करना भूल गया था, तो वो एकदम ऑल ऑफ सडन जो है ना, वो जाहिर बैटरी उसकी पूरी ख़त्म हो गई, तो वो बंद हो गया। सही है, लेकिन ऑलमोस्ट इट वाज फिनिश, आई हैव जस्ट चेक इट। तो मतलब ये था कि आप इस तरीके से इसको करें कि आपके जहन में रहे। ठीक है, आपके तहतुल शुरू में कहीं ना कहीं वो चीज़, ये तमाम चीज़ें डिस्कशन पड़ी रहेंगी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब एक पता नहीं कौन कौन सी कर ली यार, मैंने तो समझ में नहीं आ रहा। ये पांचवी भी, अब शायद एक लास्ट रह गई है, वो भी मिलती जुलती है। मैं इसको जो है यहाँ से ये रब करता हूँ, और नंबर 5 ये ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा इंशाल्लाह। जो है ना, लिखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ मैं आपको। तो अब जो है एक लास्ट जो है जो सिचुएशन जो है दी हुई होती है, वो क्या होती है आपके पास। हम देखिए, सब चीज़ें मिलती जुलती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। ये होता है कि हाँ, ये तो मैंने देख ली ना। ओके, ये तो फाइन है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया था। हाँ, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल में सारी हो गई ना आपके पास, जो है 1 2 3 4 5, ये सारी हो गई, आई होप सो। तो लेटर आई विल सी, ये इसकी दो हमारे पास आ गई थी, तो सही है, 20% की, और प्रीवियस ईयर की तो आ गई थी, सही है। ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास हमने ये सिनेरियो हमने देख लिया कि अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन दी हुई हो सवाल के अंदर, तो कैसे हम सवाल करेंगे। एक जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, है कि कभी जो है कॉस्ट नहीं दी हुई होती, तो फिर क्या होगा सूरत हाल। ठीक है, वो हम देखते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे जो है हम इसको मिटाकर देखते हैं कि वो, तो उसमें ज़रा कैलकुलेशन जो है हमारी जो है थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है, बाकी लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है करवानी। इस वजह से मैं उसको स्पेयर नहीं करूँगा, और वो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे नहीं पता इसके बाद डिप्रिसिएशन का कोई चीज़ बाकी होगी। अगर बाकी होगी तो हम उसको लेक्चर बना के लोड कर देंगे। सही है, मेरे ख्याल में जो तुम लोगों का है, उसके हिसाब से तो इसमें मुकम्मल ही हो गई हैं चीज़ें कि किस तरह से हम देखते हैं। नाउ द एक जो सिचुएशन होती है, वो होती है आपको, ये ज़बरदस्त होती है। हम यहाँ पे ये देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ये है ए बी सी, ये हो जाएगा डी। सही है, डी सिचुएशन। डी की सिचुएशन को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। यानी कि कभी कभी आता है बुक वैल्यू और सही है, व्हाट इज रिटर्न डाउन वैल्यू, ये ऊपर चला गया, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ये टर्म जो है आपको मिलेगी अक्सर जो है, और जब आप 12 वो बना रहे होंगे
क्या कहते हैं, बैलेंस शीट जो है आप बना रहे होंगे, शायद मैंने थोड़ा सा जो है ना आपको बताया था, ठीक है, कि क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि यार ये बुक वैल्यू क्या होती है। अभी मैं बात कर रहा था कि जब भी हम बात करते हैं 10% डेप्रिसिएशन, जब भी मैं 10% की बात करूँगा तो ये यानी कि इट इज़ ऑलवेज, अबे यार, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेशन होती है। जब भी परसेंटेज की अमाउंट होगी तो वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगी, लेकिन हो सकता है वो ये बोले कि 10% ऑन बुक वैल्यू, BV भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, या बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू, जिसको हम बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू या जिसको हम WDV कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। बुक वैल्यू BV और रिटन डाउन वैल्यू WDV, ये हम कहते हैं। अगर उसको कॉस्ट पे नहीं लेनी, यानी कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज कैलकुलेशन is not to be made on cost। अगर परसेंटेज कैलकुलेशन कॉस्ट के ऊपर नहीं करनी है, ठीक है, तो वो भी ये भी लिख सकता है कि 10% कैलकुलेशन नॉट ऑन कॉस्ट। अगर वो ये लिख दे कि 10% कैलकुलेशन, यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन नॉट ऑन कॉस्ट। अब तो बच्चा बैठ गया, उसने कहा ये क्या कहानी कर दी है, तो कॉस्ट पे तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। सही है, तो उसके लिए कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने लिख दिया नॉट ऑन कॉस्ट, राइट, या वो लिख दे बुक वैल्यू या वो लिख दे रिटन डाउन वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज है। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने डेप्रिसिएशन की, किस पे, दायरे बुक वैल्यू पे या रिटन डाउन वैल्यू पे। अब ये क्या चीज है, सही है, ये आपको जो है ना, जब तक अब आप जब इंटर हो गए कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग की फील्ड में, तो ये भी दो तीन टर्मिनोलॉजी जो है ना आपकी बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। सही है, तो बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू, ये हम देखते हैं ये क्या चीज होती है। एक होती है हमारे पास एसेट कॉस्ट, ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्यूमुलेटेड, या कहीं कहीं दिया हुआ होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। रिमेंबर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉस्ट होता है, यानी कि हिस्टोरिक कॉस्ट, या हाँ हिस्टोरिक वैल्यू जो होती है आपकी, यानी कि जिस
जिस कीमत पे आप ये खरीदते हैं, ये वो होती है। और इसकी वैल्यू में कमी होती जाती है, ठीक है, इस्तेमाल की वजह से उसकी यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाती है। सही है अच्छी हालत में, लेकिन वो बेकार है, हमारे लिए बेकार हो गई। सही है, यानी मतरूक हो गई वो टेक्नोलॉजी या कोई टेस्ट वगैरह जो है ना। अब ये जो कमी होती है, एसेट की कॉस्ट में जो कमी होती है, वह उस कमी को हम डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं भी दोबारा बार बार बता रहा हूँ इसी वजह से। उस कमी को हम एसेट को की जो वैल्यू है, जो हिस्टोरिक कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो कि परचेज वैल्यू है, इसको हम क्या कैन नॉट डिक्रीज, इसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते। ये कैन नॉट ही लिखा है, तो कैन नॉट डिक्रीज हम नहीं कर सकते, कैन नॉट डिक्रीज, डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू को डिक्रीज करनी है। वैल्यू डिक्रीज भी नहीं कर सकते और करनी भी है। अबे भाई क्या करें यार, किस मसले में डाल दिया हमको। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप इसका एक कंट्रोल अकाउंट खोल लें। ओपन एंड कंट्रोल अकाउंट किस नाम से? एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से आप खोल लें। सही है, और जितनी इसकी वजह से जो है डिक्रीज हो रही है वैल्यू, हर साल अमाउंट को यहां पे पुट करते रहे। सही है, हिस्टोरिक कॉस्ट मिसाल के तौर पर एसेट की कॉस्ट है से 5 लाख रुपया। ओके, एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया आपके पास अकाउंट, ये है आपका 85,000। ये आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। अब यहां पे ना कुछ डेबिट लिखा हुआ है ना कुछ क्रेडिट लिखा हुआ है, तो यार मुझे कैसा पता चलेगा? आपको हमेशा इतना, आपने 50 जो है ना लेक्चर देख चुके हैं, 50 तो वो हैं और 16 जो है ना आपकी वो हैं टर्मिनोलॉजीज की जो है ना लेक्चर्स हैं, वो देख चुके हैं। तो एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है या हमेशा ये डेबिट बैलेंस होता है? और डेबिट बैलेंस का कंट्रा जो होगा वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना। ये डेबिट हमेशा होगा, एसेट हमेशा डेबिट होता है, एसेट क्रेडिट नहीं हो सकता। ठीक है, एसेट जीरो हो सकता है, क्रेडिट नहीं हो सकता, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और अब इसको कम करना है, कैसे कम करें? तो एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन का एक कंट्रा अकाउंट हम खोल देते हैं। ठीक है, कंट्रा अकाउंट हमने खोला और इस कंट्रा अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं हो सकता। या तो जीरो होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं हो सकता। क्योंकि ये एसेट की वैल्यू को, कास्ट को कम करेगा, और उसी सूरत में कम करेगा जब इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो अब डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस आपने माइनस कर दिया, तो ये हो गया 4,15,000 रुपए, ये आ गया। ये डेबिट बैलेंस हुआ, क्योंकि डेबिट बड़ा था आपके पास, हमेशा डेबिट बड़ा ही होगा। ठीक है, डेबिट तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि कंट्रा अकाउंट डेबिट बैलेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता। भाई जितना
एसेट की वैल्यू को कम करते 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 जीरो ले आओगे, ठीक है। एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए है, उसको आपने ग्रेजुअली कम करते चले गए, और जब 5 लाख रुपए यहां पे आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, तो क्या हुआ, उसके आगे तो नहीं कर सकते ना हम। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे ही एसेट की कॉस्ट के बराबर होता है, उसके बाद उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाता है। ओके, अब जो माइनस करने के बाद जो डेबिट बैलेंस आया, उसको हम कहते हैं जनाब बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि बीवी बोल रहा हूं मैं, तो या WDV, बीवी और WTV, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड कि ये बुक वैल्यू है या रिटर्न डाउन वैल्यू है। ये तो एक चीज उम्मीद है समझ में अब आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं हम कि ये क्या चीज होती है। अब नाउ कहीं कहीं सवालात के अंदर जो है हमारे पास ये दिया हुआ होता है, यस नजर आ रहा है, ये दिया हुआ होता है कि अब एक हम देख लेते हैं, ओ ओ अब इसी को जो है ना हम लेके आगे चलते हैं, सही है। अच्छा, एडिशनल डाटा के अंदर डाटा फॉर एडजस्टमेंट, वो हमने थी ABC, ये डी है, डी डी का 1, ठीक है, डी का 1 है। इसके अंदर क्या किया कि एडिशनल जो डाटा फॉर एडजस्टमेंट, डाटा फॉर एडजस्टमेंट या एडिशनल डाटा, यानी कि ट्रायल बैलेंस के नीचे आप देखेंगे तो एडिशनल डाटा फॉर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो अब ये दो चीजें जो है आपको पास दी हुई होती हैं कि ये इसको किस तरीके से आपने करना है। अब इसने दे दिया कि जनाब यही लेते हैं कि 15 नहीं, मैं लेता हूँ 10% ले लेता हूँ, निकाल कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी सर। 10% क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है यार, क्या लिखूँ मैं, हाँ हाँ इसमें मैं लिखूँ ढूंढ, अच्छा अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन बुक वैल्यू और WDV। अब यहां पे तो बच्चा परेशान हो गया, उसकी हो गई बत्तियां गुल, उसने कहा ये क्या चीज आ गई। ये चीज आने के लिए आपको ये चीज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक कीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट को चेक करेंगे आप, मिसाल के तौर पर 5 लाख दी हुई है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे आप एक्यूमुलेटेड या और अलाउंस, सही है, फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। वो चेक करेंगे, मिसाल के तौर पर 85 रुपये, 85,000 आ गई, ओके। ये ऑलवेज डेबिट होगा,
और ये ऑलवेज क्रेडिट होगा, जो हम कर चुके हैं। अब इसकी मदद से आपने क्या निकालनी है, बुक वैल्यू और WDV। वेरी इजी, हम निकाल चुके हैं। क्या आई जनाब, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ये ट्रायल बैलेंस में होगा, ये ट्रायल बैलेंस में होगा, ठीक है। तो 5 लाख माइनस, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 85,000 रुपये। तो रिटन डाउन वैल्यू आ गई 4,15,000 रुपये। बिकम वेरी इजी, 10% प्रोवाइड करना है, 10%। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास हो गया 10% ऑफ 4,15,000, 4,15,000। तो ये हो गया 41,500, 41,500। ये डिप्रिसिएशन निकला। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डेबिट दे दिया 41,500, और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 41,500। ओके, हम वहां पे एंट्री डाल देते हैं। वहीं डाल देते ना, चलो यहां बना लेते हैं। ये हो गई अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था ओपनिंग, 85,000 रुपये। करंट ईयर का कितना डाला, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 41,500, ये डाल दिया। बैलेंस आ गया आपके पास 500, 5 और 1 6, 8,012, 1,26,500 रुपये अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस हो गया आखिर का। और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने बनाया अकाउंट, ठीक है, और ये आपने डेबिट कर दिया 41,500 से, और ये था अलाउंस। ये बैलेंस कैरिड डाउन नीचे होता है। ये आपने एंट्री बना दी। अब इसी के अंदर, इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसको रोक के अगला जो है ना सिनेरियो में आपको देखता हूं कि यहां तो लिखा मैंने प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, यहां मैंने प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है, 10% है। अब अगर ये सिचुएशन दी हुई है और उसने जो है कहा कि उसने कहा मैं ये मिटाता हूं और एक नई सिचुएशन में आपको देता हूं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, और ये जो हम बात कर रहे हैं बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू की बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला सिचुएशन ये आ गई इसकी, ये मैंने मिटा दिया। समझ गए होगे आप लोग, समझदार बहुत हो। और एक बात याद रखना, कॉमर्स में जो बच्चा आता है सब ये कहते हैं कि यार ये तो वो बच्चे हैं जो मतलब साइंस में, साइंस के मारे हुए बच्चे हैं, ये नहीं हो सका वो नहीं हो सका। लेकिन रिमेंबर, कॉमर्स में दाखला बहुत आसान है, ये मेरी बात याद रखना। मैं तो नहीं हूँगा, लेकिन कि साइंस में कॉमर्स में दाखला बहुत आसान है, लेकिन
उसको एंड तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसका रिवॉर्ड बहुत आला होता है। साइंस में दाखला बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं वो कौन सा होता है टेस्ट होता है ना, वो प्री मेडिकल बेचारे बच्चों में देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जो है ना कि मैं तो हैरान रह गया कि मतलब ये 95-96% ये क्या हो रहा है यार, ये जो है ना इतने परसेंटेज लेनी पड़ती है। भाई रीजनेबल रखो यार, बच्चे जो है ना, बच्चे हैं उनको जब तक बच्चा देखिए, यूएसए वगैरह के बच्चे क्यों जो है ना वो इतने जो है वहाँ पे इतनी क्यों तरक्की है, क्योंकि वो एक सिस्टम में है, बहुत मेहनत पड़ती है, करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे दो भांजा भांजी वहीं से उन्होंने यूएसए से डॉक्टरी की है, सही है, वहीं पे वो पढ़े लिखे हैं, वो कितनी मेहनत की है हम जानते हैं। और कुछ जो है तो ये चीज़ है, जाना आसान है, करना उसको पास आउट करना तो रिलेटिवली आसान हो जाता है। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, यूएसए वगैरह के हवाले से नहीं। फिर स्पेशलाइजेशन होती है, वो अलग है। ये कॉमर्स में आना आसान है, उसकी हड्डी जो है ना जो गले में अटकती है वो बड़ी मुश्किल होती है। मेरे बच्चे जो है ना वो प्रोफेशनल में है और वो हड्डी अटकी हुई है उनकी। तो ये चीज़ इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इस वक्त का जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो आपको आगे जो है बहुत जो है ना हेल्प आउट करेगा। और आप किसी के सामने भी जब बैठेंगे और अगर वो पूछ लेता है इन चीज़ों के बारे में, आप आपके तमाम जो है ना, अभी तो तहत शूर में गए ना, आपकी शऊर में होगा और आप यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, ठीक है। तो मकसद यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई सा भी हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सही है, कोई भी कर रहे हो, तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, उसकी बुनियाद समझने की कोशिश करें, बेसिक्स समझने की कोशिश करें। और जब किसी सब्जेक्ट की बेसिक आपको समझ में आ जाएगी तो कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब हम एक और इसमें हम ये देखते हैं, हमने मिटाया यहाँ पे जो है इसने लिखा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, ये इसको मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये डी था और डी का 1 ये हो गया। अब डी का 2 जो है क्या हुआ, डी का 2 क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस estimated at 10% on बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां तो स्ट्रेट अवे आपने निकाल दिया था कि जैसे ये पीछे भी आप पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, कर दिया था। लेकिन यहां पे उसने कहा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसका जो बैलेंस है वो एस्टिमेट किया जा रहा है, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड, ठीक है। या तो ये लिख दिया या ये लिख दिया, कोई सा भी लफ्ज लिख दिया, एट रुपीज एट 10% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। उस चीज के लिए, इसको मालूम करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, सही है। तो फर्स्ट कैलकुलेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, जैसे हमने पिछले सारे सवालात में ये की, तो मुझे अब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो विच अराइव्ड एट रुपीज, पिछले उसमें भी देखा था, और ये था 4,15,000 रुपए हमारे पास आई,
ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 10%, इसको थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, 85,000, तो ऑलरेडी ये तो 85,000 है। ये मैं कैलकुलेशन, एक सेकेंड, कैलकुलेशन मैं पहले बना लूं, उसके बाद मैं जो है इसको रिज्यूम करता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। जी, ये मैंने फिगर्स को चेक किया, तो उसको मुझे फिगर्स को जो है ना आपको सही बताना पड़ेगा। आई विल नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, आई विल टेक द एग्जांपल, न्यू एग्जांपल। ठीक है, वो बताता हूँ कि 20,000 ये था। ठीक है, कॉस्ट मैंने वही रखी 50,000 रुपये, जो कॉस्ट मेरे पास दी हुई थी। कॉस्ट जो है मैंने 5 लाख रुपए ही थी मेरे पास। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट WDV मैंने कैलकुलेट करनी है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपए का। ठीक है, तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो कॉस्ट मेरे पास कितनी है, मैंने लिखी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट मेरे पास 5 लाख रुपए है, जो मैंने एक ही फिक्स की हुई है सबकी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास ये मुझे तब्दील करना पड़ा है 20,000 रुपये। ठीक है, ये 20,000 रुपये, तो जनाब क्या हुई, 4,80,000 रुपये। ये क्या हो गई, बुक वैल्यू या WDV। 4,80,000 रुपये मेरे पास बुक वैल्यू या WDV आ गई, और मुझे 10% प्रोवाइड करना है किस पे, बुक वैल्यू या WDV के ऊपर। तो यहां पे मैं डेप्रिसिएशन नहीं, मुझे मालूम करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैंने कैलकुलेशन की कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 10% ऑन बुक वैल्यू। मैं खाली बुक वैल्यू लिख रहा हूँ, WDV एक ही चीज होती है। तो 10% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज योर 4,80,000। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन 10%, तो ये हो गया 48,000 रुपये। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 48,000 रुपये। यही वो चीज है जो आपको मालूम करनी है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना एस्टिमेट है, कितनी एस्टिमेट उसने किया है। 10% ऑफ BV, 10% बुक वैल्यू का उसने एस्टिमेट किया है। तो ये एस्टिमेशन क्या है, ये एस्टिमेशन मुझे निकालनी है। ठीक है, ये एस्टिमेशन मैंने कैसे निकाली कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस का बैलेंस था, यानी कि ओपनिंग बैलेंस था ये वाला, ये मैंने माइनस किया, तो 5 में से 20 माइनस हुए, तो 4,80,000 रुपये मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करना है 10% ऑन BV, ऑफ BV भी हो सकता है, BV, BV नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 4,80,000 का 10%, तो 48,000 रुपये। तो इसका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होना चाहिए साल के आखिर में, 48,000 रुपये होना चाहिए। रिक्वायर्ड है ये रिक्वायर्ड है आपके पास, यानी कि एस्टिमेटेड है। ठीक है, जो एस्टिमेट किया है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है कितना होना चाहिए, 48,000 रुपये। कितना पड़ा हुआ है, 20,000 रुपये पड़ा हुआ है। कितनी कमी है, तो ओपनिंग आपने लेस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जो कि 20,000 रुपये है, ये आपने माइनस कर दिया, तो 28,000 रुपीज, यानी कि
अगर और आप डाल देंगे, अगर इसके अंदर आप 28,000 रुपीज और डाल देंगे तो कितना बैलेंस हो जाएगा? आपने फूडिंग की तो कितने आया? 48,000। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप 28,000 डाल दें तो फूडिंग कितनी हो गई? 48,000। जाहिर है यही आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा 48,000 से। ओके, तो ये रिक्वायर्ड इक्वल हो गया, लेकिन एंट्री कितनी बनेगी? तो रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होगी 28,000 रुपए की। आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। जब 28,000 का आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप 28,000 रुपए का बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसी के भी क्रेडिट देंगे, ये एडजस्टिंग एंट्री जब आप ये बना लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जाहिर है एंट्री बना एडजस्टमेंट बनाने के बाद, एंट्री बनाने के बाद फिर उसके बाद पोस्ट करेंगे। पोस्टिंग के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या इस अमाउंट से टैली है? जो एस्टिमेशन है, जो रिक्वायर्ड है, इससे टैली है? बिल्कुल टैली हो गया। इसका मतलब है आपकी ये कैलकुलेशन सही है, आपकी ये जो एडजस्टमेंट आपने बनाई ईयर एंड की, ये भी सही है। तो इस तरह की से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, तो और आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसको थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अब बुक वैल्यू का, ओहो शिट, सॉरी यार, ये एक तो वायर जो है ना परेशान करते हैं बहुत, कभी इधर घूम जाओ कभी इधर घूम जाओ। ठीक है, अब जो है बुक वैल्यू का ये एक आखिरी मेरे ख्याल में होगा। यार मैं भी थक गया जो है ना। अब इसको तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि ये चल रही है, और इसको, इस सेक्शन को आप यू मस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, ताकि इसके बाद जो है ये तो आई होप के तुम लोगों की समझ में आ गया होगा यार। अच्छा ये मैं रहने देता हूँ, और शुड आई गो? हाँ यहीं पे, यहाँ पे करता हूँ मैं, यही मैं हिस्सा रब कर रहा हूँ। और तीसरी जो है एक मेरे जहन में आया कि मैं एक ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक हो एक तो ये तो हो सकता है आपको ये दे दिया जाए, क्या कि ये दे दिया जाए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपके पास, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, उसमें ये कह दें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर न्यू बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट मैं लिख चुका हूं यहाँ पे 7-8 जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनमें से किसी के बारे में भी दे सकता है। बिल्डिंग, लैंड नहीं होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट मशीनरी हो गई, फर्नीचर फिक्चर हो गया, इक्विपमेंट हो गए, व्हीकल हो गया, है ना, यही ज़्यादातर तो यही होता है ना मेरे ख्याल में। तो ये तो एसेट कोई भी हो सकता है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, बल्कि फिक्स एसेट लिख देता हूँ मैं। फिक्स एसेट्स
कोई सा भी, मिसाल के तौर पर मैं बिल्डिंग ही ले लेता हूं, बिल्डिंग। तो न्यू बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कितना आई? यहां हमने निकाली बुक वैल्यू बिल्डिंग की 4,15,000 और हमने कहा रुपीस न्यू बुक वैल्यू या WDV ऑफ फिक्स एसेट जो कि बिल्डिंग है कितना? 4,15,000 नहीं है, जो मेरे पास डाटा होगा मैं अभी बताता हूं आपको, से 3,90,000 कर देता हूं। अब यहां पे बड़ा दिलचस्प एक सूरत हाल है, आपको कोई परसेंटेज नहीं दी, कोई डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने एडिशनल डाटा के अंदर उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई न्यू जो बुक वैल्यू है या BV जो है या WDV जो है फिक्स एसेट मिसाल के तौर पर बिल्डिंग की 3,90,000 रुपये, ये इंफॉर्मेशन दे दी उसने। अब क्या होगा? और आई एम श्योर के यानी कि इवन एक बच्चा भी जो है ना, जिसने अगर डेप्थ में नहीं इसको समझने की कोशिश की वो कर सकेगा, राइट? हाँ, ये देखने के बाद मेरा लेक्चर कोई मोहतरम टीचर देखें तो वो शायद वो बच्चों को समझाएं इसको किस तरीके से और बच्चे समझें। तो ये चीज़ जो है कैसे होगी? उसने तो नई आपको बुक वैल्यू दे दी है, तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि ओल्ड बुक वैल्यू ऑफ, यहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ओल्ड बुक वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किस में, चेक करना पड़ेगा, सही है, किसको? ट्रायल बैलेंस को। उसमें से आपको लेनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये आपको ट्रायल बैलेंस के ये डेबिट साइड पे DV होगी, ये लेना पड़ेगी। और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में कि क्रेडिट साइड पे अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ऑन बिल्डिंग DV होगी, जो कि क्रेडिट होगी, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? कि आपको क्या करना है? ओल्ड बुक वैल्यू निकालनी है। ओल्ड बुक वैल्यू ट्रायल बैलेंस के में जो अमाउंट दी हुई होंगी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो उसकी मदद से निकलेंगी। तो आपने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 5 लाख, ओके। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाहिर ऑन बिल्डिंग कितना है? 85,000 रुपया। तो यानी कि ओल्ड या ओपनिंग, मैं ओल्ड ही लिख दूं तो बेहतर है, ओल्ड बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, नजर आ रहा है ना? हाँ सही है। बिल्डिंग कितना हो गया? 4,15,000 रुपये, ये हो गया। अब दूसरे सिचुएशन को भी हम यही देख लेते हैं। ये नंबर 1 कर लेते हैं, ये A कर लेते हैं, स्मॉल a कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हम स्मॉल b करते हैं, यहां पे ऊपर लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो हमारे पास कितनी है जनाब? 5 लाख रुपए, कोई बात नहीं ये। लेकिन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? निल है ही नहीं। तो
बुक वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। ओके, कि यहां तो बैलेंस दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, यहां जाहिर है वो पहला साल था तो है ही नहीं, जब पहले साल में तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं ना, वो होगा ही नहीं, नील होगा, वो नील हो गया आपका। तो ओल्ड बुक वैल्यू जो बिल्डिंग की है यहां इस केस में 4,15,000 है और यहां पे 5 लाख रुपया है। अब न्यू जो है आपके पास बिल्डिंग की 3 लाख, यानी कि न्यू जो बुक वैल्यू है लेस न्यू बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ये जो 4,15 या 5 लाख रुपए आया है इसमें से जो है हमने न्यू हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यहां से भी ये आप यहां पे ये लकीर ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो गई और यहां से मैंने 3,90,000 ये मैंने माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस किया, ये मैंने माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई जनाब? ओहो, ये वैल्यू 3 सिफर है, 3 सिफर, 1 2 3 1 2 3, ये 5 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद यार लेट मी चेक, रुको एक, सही है और ना लंबा हो जाएगी ये, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से मैं डिले करके जो है ना वो लिख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यहाँ 5,000, यहाँ 5 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस केस में ये जो ये वाला केस था 85,000, ओल्ड बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 4,15,000 आई। अगर मैं कहता हूँ कि ये पहला साल था और ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस ही नहीं है तो क्या होगा कि जाहिर जीरो होगा, 5 लाख में से जीरो माइनस हुआ तो आपके पास ओल्ड जो है बुक वैल्यू जो है, ओल्ड बुक वैल्यू आपके पास ये आ गई और न्यू लेस आपने किया, ठीक है, लेस किया न्यू बुक वैल्यू को, ठीक है, न्यू बुक वैल्यू को आपने लेस किया। न्यू बुक वैल्यू आपके पास 3,90,000 रुपये दी हुई है कि ट्रांजैक्शन के अंदर 3,90,000 रुपये आपकी न्यू बुक वैल्यू है। तो इसमें से ओल्ड बुक वैल्यू जो 4,15,000 थी उसमें से आपने 3,90,000 रुपये माइनस किया तो बुक वैल्यू में कितनी कमी हुई? 25,000 रुपये कमी हुई। और दूसरे केस में बी नंबर केस में कितनी कमी हुई? 5 लाख ओल्ड बुक वैल्यू थी, न्यू बुक वैल्यू 3,90,000 थी, तो 1,10,000 रुपये बुक वैल्यू में कमी हुई। ये जो कमी हुई दिस डिक्रीज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर पीरियड, ठीक है, ये दोनों, ये जो डिक्रीज हुआ पहले केस में 25,000 रुपये डिक्रीज हुआ और दूसरे केस में 1,10,000 हुआ, तो ये जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ फॉर द पीरियड के लिए। अब इसकी आप जो है एंट्री बना दीजिए, मैं एंट्री बनाता हूँ रोक के ताकि टाइम बहुत ऊपर हो रहा है जी। तो ये मैंने यहाँ पे ये जो डिक्रीज आया, ये जो बुक वैल्यू के अंदर डिक्रीज आया, ओल्ड बुक वैल्यू लेस न्यू बुक वैल्यू, इधर और इधर 25,000 और 1,10,000, दिस डिक्रीज इन बुक वैल्यू मीन्स के इतने का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है बिल्डिंग के ऊपर एज पर दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपने पहली अगर केस के अंदर दिखा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने 25,000 का चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट दे दिया 25,000 रुपये से। और दूसरे केस के अंदर जो जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील था तो आपने उस पर चार्ज किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,10,000 का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,10,000 रुपये का। तो यहाँ पे ये हमने सारी कैलकुलेशन देखी
कि किस तरीके से हम, अगर हमको ये चीज़ दे दी गई है इससे, ये वाली, ये 390 की, इससे रेयर वन, लेकिन आ सकती है, ठीक है, रेयर है, हो सकता है कि आप ही का यू हैव अ बैड टाइम, तो बैड टाइम तो किसी वक्त भी किसी भी लम्हे आ सकता है, तो ये आपका ख़राब वक्त है और आपके पास ये वाली ट्रांजेक्शन आ गई, ठीक है। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पाकिस्तानी कौम कभी नहीं घबराती, ठीक है ना, बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तानी कौम घबरानी, आपने ये कैलकुलेशन आपको जहन में रखनी है और आपने ये काम कर लेना है। अब एक लास्ट जो है मेरे पास ये रहता है, जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कि ये जो मैंने एंट्रीज बनाई हैं इसको मैं लेजर में पोस्ट कर दूं, ठीक है, तो ये मैं मिटा के लेजर में पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, और यहाँ तक मैंने इसको मिटा दिया, ये मैंने रहने दिया। ये मिटा के मैंने कहा कि भाई नाउ बिल्डिंग तो यही है, इस बिल्डिंग के नीचे मैंने लिखा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नया, इसका ओपनिंग कितना था जनाब, 85,000 रुपये ओपनिंग था, यह मैंने लिखा 85,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना मैंने डाला, एक्सपेंस 25,000 रुपये मैंने डाला, ठीक है, और इसका बैलेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कितना हो गया है, 1,10,000, ठीक है, 5 5 10 90, 1,10,000, ये हो गया, ये कैरिड डाउन, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो गया, 1,10,000, और अभी मैं आगे चलता हूं, और इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी हो गई, इस केस में कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट है आपके पास 5 लाख और माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000, तो कितनी आ गई, 3,90,000, ये 3,90,000 और ये 3,90,000 हो गई, बराबर हो गई, मतलब हमारी कैलकुलेशन वगैरह सही थी। अब मैं दूसरा जो है ना वो करता हूं मैं, और हमारे पास एसेट की तो यही लिखी हुई है, सही है, नज़र आ रही है, ओके नज़र आ रही है। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मैंने बनाया यहाँ पे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मेरे पास अकाउंट बना, ठीक है, ओपनिंग मेरे पास था नील, जीरो, क्योंकि फर्स्ट ईयर था, असल में फर्स्ट ईयर तो ओपनिंग नील होगा, और मैंने जो है एडजस्टमेंट बनाई कितनी की, 1,10,000 रुपये की, मैंने कैलकुलेशन की कि भाई 1,10,000 से बुक वैल्यू मेरी कम हो रही है, तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाई 1,10,000 रुपये से, ठीक है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन हुआ 1,10,000 से, ओके, कॉस्ट मेरी यही है रखी हुई है जो मैंने, अब इसको बिल्डिंग व्हीकल जो भी करते रहो आप। अब इस केस के अंदर बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग था ना, बिल्डिंग, ये केस बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं था, तो कॉस्ट, यार, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, कॉस्ट कितनी है 5 लाख माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है जनाब, 1,10,000, ठीक है, नजर आ रहा है ना मेरे ख्याल में, तो कितनी आ गई जनाब, 3,90,000, ये आ गई आपके पास बुक वैल्यू,
जो कि आप ये देखिए, ये और ये और ये। तो अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर अगर यहाँ पे मतलब, हाँ यहाँ तो बैलेंस है ना, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर बैलेंस ज़ीरो है तो हमने वर्किंग किस तरह से करनी है, और अगर बैलेंस जो है अमाउंट दिया हुआ है तो हमने वर्किंग किस तरह से करनी है। ठीक है। अबे यार एक सेकंड, ये वायर जो है ना लिपट जाता है। और ये जो है ये अलग सेक्शन है। ओके, ये अलग है, ये इसके साथ ऊपर आ चला गया। तो ये आपकी एक आई थिंक काफ़ी जो है हमने कवर किया है डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स को, और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम किस तरह से बना रहे होते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और हमारी जो है ये हमारी ये तीसरी जो है, ये तीन थी हमारे पास के बस ये लिख लेना, ठीक है। और फिर नीचे कैलकुलेशन जिस तरह से मैंने की है वो जहन में रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं हो तो बार बार रिपीट करके जो है ना वो करते रहना। तो इंशाल्लाह मतलब 4-5 दफ़ा जब तुम देखे हुए तो तुम यू विल फील के डेप्रिसिएशन के ऊपर यू हैव क्वाइट कंट्रोल। क्वाइट कंट्रोल का मुराद ये है कि फर्स्ट ईयर के कोर्स के हिसाब से यू हैव अ क्वाइट कंट्रोल ऑन डेप्रिसिएशन वर्किंग, और एडजस्टमेंट किस तरह से बनाई जाती है, और मुख्तलिफ जो है जो आपको वो दिए हुए होते हैं सवालात के अंदर, तो उसको किस तरह से समझना और किस तरह से करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो शायद ये ख़त्म हो गया डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। अगर कोई चीज़ होगा तो मैं कोई और आता है मेरे पास तो मैं उसमें ऐड करके एक और लेक्चर और बना दूंगा, छोटा सा बनेगा मे बी, आई डोंट नो। ठीक है, तो जस्ट इसको पढ़ें, समझें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। शुरू में तो मैंने बोला नहीं, 1 घंटा कोई देखता नहीं है कि भाई पूरा घंटा देखते हो यार, तो उसको जो है ना सब्सक्राइब तो करो। एंड आल्सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूँ, सही ना, फॉर यू बच्चों। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें कि आप उन लोगों को बताएं इसके बारे में कि इसको देखें, इससे सीखें, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, किसी वक्त भी ख़ास तौर पे बच्चियों को ज़रूर बताएं कि उनके लिए ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होती है, कराची बहुत बड़ा है, राइट। तो हर इलाके में अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि बहुत वसी है। तो बहुत अच्छे टीचर्स का भी लिमिटेशन है कि एक इलाके में फिर पता चला 25 किलोमीटर दूर जो है ना, तो आप यू मस्ट जो है ना पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज़ अप टू यू, राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, नमाज पढ़िए और दरूद ज़रूर भेजिए, दरूद ज़रूर पढ़िए। तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है रूहानियत और अमलियात से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है और भी है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।